डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था और इनके पिताजी का नाम आशुतोष मुखर्जी, जो बंगाल में एक जाने-माने शिक्षावादी व्यक्ति थे और ये उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश भी रहे हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली और उसके बाद वे उसमें अध्यक्ष भी रहे। जब आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार पहली सरकार बनी, तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक उद्योग मंत्री और आपूर्ति मंत्री के रूप में रहे। और जब पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति दुर्व्यवहार और नेहरू जी की जो लियाकत समझौता था, उसके बाद उन्होंने उसके विरोध में 1950 में केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिया और अक्टूबर 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ, जो आज की बीजेपी है, उसकी स्थापना की। तो संस्थापक भी उन्हें ही माना जाता है बीजेपी का। इसकी उपलक्ष्य में सुधांशु त्रिवेदी जी उनके जो जीवन परिचय है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आगे सुनते हैं उन्हीं के मुँह से। किसी भी व्यक्ति के महापुरुष जो होते हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ स्पष्ट प्रतीक होते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे कम आयु में वाइस चांसलर बनने वाले भारत के सबसे कम आयु के वीसी थे। 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वो कुलपति बने। ये महत्वपूर्ण नहीं था, उससे अधिक महत्वपूर्ण ये था, कम आयु में तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पा जाते हैं, उसके बाद करते क्या है, काम करते हैं, काम तमाम करते हैं, भारत की राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। मगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब कुलपति बने तो उन्होंने 1937 में जो कोलकाता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह मनाया, उससे पहले भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, उनके कन्वोकेशन में सिर्फ अंग्रेजी में भाषण होता था। मगर उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया और वो पहला मौका था जब किसी भारत की यूनिवर्सिटी के किसी दीक्षांत समारोह में भारतीय भाषा में सारा संचालन हुआ, बांग्ला भाषा में भाषण हुआ। आप सबने ये भी सुना होगा कि उन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया और उसके बाद एमए बांग्ला में किया, जबकि वो दौर था जब अंग्रेजी का ही जलवाए जलाल था। वैसे जलवाए जलाल आज तक भी काफी हद तक विद्यमान है, मोदी जी के आने के बाद थोड़ा कम जरूर हुआ है, मगर अभी भी काफी है। तो आप इमेजिन करिए कि ये भारत और भारतीयता के प्रति उनकी निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। इसके उपरांत अगर एक दूसरी दृष्टि से देखें, वो पहली बार बंगाल की विधानसभा के सदस्य चुने गए, फिर कांग्रेस की नीतियों से उनका विरोध हुआ और एक वर्ष में उन्होंने छोड़ दिया और फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए और उसके उपरांत वो राष्ट्रवादी विचारों के प्रखर प्रवर्तक के रूप में भारत की राजनीति में क्रमशः स्थापित होते गए। और एक और जो दुष्प्रचार किया जाता है, आप में से शायद बहुतों को नहीं ध्यान नहीं रहता, कई बार टीवी डिबेट पे कहते हैं कि 1941 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ये सरासर झूठ है। 1941 की प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को तोड़कर उसको सत्ता में आने से रोकने के लिए फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी। ये बात अलग है कि 5-6 साल के बाद चूंकि कांग्रेस पूरी तरीके से जिन्ना के आगे आत्मसमर्पण करती चली गई, तो 1946 के बाद फजलुल हक ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। तो 1941 में जब वो सरकार में शामिल थे तब वो प्रजा कृषक पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर आप देखें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उनके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे पहलू हैं और जो लोग हमसे सवाल करते हैं, देखिए बड़ी मजेदार बात है, वो हमारे संस्थापक से तो सवाल करते हैं, पर आपने कभी कांग्रेस को अपने संस्थापक की जयंती मनाते देखा है? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कॉमर्स और एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी था, डफरिन के अंडर में, वाइसरॉय डफरिन के अंडर में। अच्छा चलो आप कहेंगे पहले अध्यक्ष तो व्योमेश चांद बनर्जी थे, अरे उसी की जयंती मनाते दिख जाते। यानी जो हमारे संस्थापकों के बारे में निराधार और गलत आरोप लगाते हैं, वो अपने संस्थापक की कभी जयंती तक नहीं मनाते हैं। क्योंकि हमसे कहते हैं कि हमारा मात्र संगठन कौन है, कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो भाई साहब आपका मात्र संगठन कौन है? ब्रिटिश सरकार है ना।